Good evening, guys. I'm Dr. Vinayak Rangan. I run an organization called Surge Test, which helps surgeons and physicians achieve their neat super specialty goals. And today with me, I have Dr. Shailesh. Um he's got rank one in urology, and it's an amazing feeling because Shailesh is one of our most sincere students. तो शैलेश जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। रैंक वन बहुत स्पेशल होता है। किसी भी चीज में अगर रैंक वन होता है तो बहुत स्पेशल फील आता है और उसका तो एक ऑरा ही अलग होता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। घर में माँ बाप ने क्या बोला? माता पिता ने कि आर दे हैप्पी? यस सर, बहुत बहुत खुश हुए सर। माँ बाप बहुत खुश हुए, मेरा पूरा फैमिली बहुत खुश हुआ, मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ सर। और हमें भी बहुत खुशी हुई। नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब इतना प्रिपरेशन किया था कि टॉप 10 में आ जाऊंगा, इतना प्रिपरेशन तो था, लेकिन रैंक वन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंक वन भी आ सकता है। तो उसके लिए सब फैक्टर को साथ में काम करना पड़ता है, तभी रैंक वन आता है। नहीं भाई नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका हार्ड वर्क, योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स इन फैक्ट, टू बी ऑनेस्ट। यार शैलेश के बारे में बताऊं तो मेरे को सबसे अच्छा चीज लगा कि जब मैंने इसका नाम के पोस्टर जब बनाए थे, इसने बोला सर पुट माय फादर्स नेम आल्सो, शैलेश रमेश भाई। तो देखो, आई फॉर मी आई वाज टच्ड रियली। इनफैक्ट मैंने मेरे टीम में डॉक्टर गोपी हैं, वो जो अभी डीआरएनबी जीआई सर्जरी कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी बताया था देखो यार इसका तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू, इससे बात करने में मेरे को मजा आएगा। तो यू नो एक एक नया रेस्पेक्ट आता है जब लोग ऐसे बोलते हैं, व्हेन दे रिकॉग्नाइज देयर पेरेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क, एंड मेरे को बहुत हैप्पीनेस मिला ये सुन के। तो शैलेश जी आप बताइए, लाइक आप आपके यूजी पीजी के बारे में बताइए। वेयर डिड यू डू योर यूजी, वेयर डिड यू डू योर पीजी? सर मैं 2019 में मैंने पीजी पास आउट किया था, मेरा सर्जरी अहमदाबाद से। एक्चुअली मैं यहाँ से गिर सोमनाथ में एक छोटा सा टाउन है, अकोलवाड़ी गिर करके एक टाउन है छोटा सा, वो करीब 10,000 की पॉपुलेशन होगी यहाँ पे, वहां से बिलोंग करता हूँ मैं। छोटा सा गांव है यहाँ पे और मेरे फैमिलीज यहाँ रहते हैं और मैं अहमदाबाद में पढ़ाई किया था। मैंने एमबीबीएस और एमएस मैंने अहमदाबाद से पढ़ाई किया था। स्कूलिंग आपने आपके गांव में किया था? नहीं सर, मैं जो प्रिपरेशन जो किया था एमसीएच का, वो मैंने दिल्ली जाके किया था। ओके नहीं, स्कूलिंग आपका बिफोर नहीं एमबीबीएस नहीं, यहीं किया था? स्कूलिंग मैंने बोर्डिंग में किया था, अहमदाबाद में एक बोर्डिंग, स्कूल ओके था, ओके वहां ओके से किया। ओके। तो मैं 5th स्टैंडर्ड से बोर्डिंग में ही पढ़ रहा हूँ, अहमदाबाद में पढ़ रहा हूँ, ऐसा है। बहुत बहुत सैक्रिफाइसेस किया है आपने इस लेवल रीच करने के लिए। घर से ये देखो, जब जब बचपन से घर से स्टेइंग अवे उतना आसान नहीं होता छोटे बच्चों के लिए। तो आई थिंक द होल क्रेडिट गोस टू योर फैमिली एंड यू फॉर मेकिंग सच। से हमें पता, एक ही चीज पता चलता है कि दिस रैंक वन यूरोलॉजी वाज नॉट अचीव्ड बाय अ सिंगल नाइट्स एफर्ट और इवन अ सिंगल ईयर्स एफर्ट। इट इज द क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ लास्ट से 20 इयर्स ऑफ कांस्टेंट हार्ड वर्क एंड कांस्टेंट सैक्रिफाइस। तो आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि I think it's beautiful when people come from humble backgrounds and they achieve. It gives hope. सारे सारे पूरे पूरे ऑल एस्पिरेंट्स को एक होप मिलता है कि यार हम ये तो पॉसिबल है डेफिनेटली। व्हाट डू यू से? यस डेफिनेटली। मैं मेरा ऐसा मानना है कि हार्ड वर्क तो एक पार्ट होता ही है, पर मेरा ऐसा मानना है कि आपका एटीट्यूड कैसा है लोगों के साथ, आप कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, आप लोगों की कितनी हेल्प करते हैं, आप पेशेंट्स की कितनी हेल्प करते हैं, आपने अपना एमएस के ड्यूरिंग पेशेंट्स की कितनी हेल्प किया है, कितने लोगों की, आपका नेचर कैसा है, वो सब भी डिपेंड करता है। ये सब चीजें ये साथ में होके ही रैंक वन पॉसिबल हो सकता है। अकेले हार्डवर्क से आप टॉप 10 में आ सकते हो, लेकिन रैंक वन के लिए ये सब चीजें जो है, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो सब चीजें बहुत मायने रखती है कि आप कितने हेल्पफुल है दूसरों के लिए, और ये सब चीजें और सब आपका लक फैक्टर भी थोड़ा काम करता है, लेकिन लक इन सब चीजों से ही बनता है सर, मेरा ऐसा मानना है। ट्रू ट्रू ट्रू। भाई देखो भाई, रैंक को भी छोड़ो, बट लाइफ में जो अल्टीमेट सक्सेस है ना, इट इज नॉट रैंक। अगर 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 10-15 साल के बाद कोई पूछेगा यार शैलेश तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा, तो तुम नहीं बोलोगे कि इट इज द रैंक विल एक्चुअली फेड अवे। हमारा 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स भी हम भूल जाते हैं, बट जैसे आपने कहा ना, जैसे हाउ यू बिहेव टू योर पेशेंट्स, हाउ यू बिहेव टू विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स, ये जो बिहेवियर है ना, आई थिंक दिस विल स्टे ऑन फॉर लाइफ टाइम, एंड ये आपको सक्सेस गारंटी करता है लाइफ में। एंड सक्सेस इज नॉट जस्ट success in exams. Success in life. Success with your family. Success with your friends. Success with your profession. Everything. In fact, success with your interaction with your own children also.
yes sir, definitely. I think this character stays on for a lifetime. बिकॉज मेरा एक ही ये है कि जब हम रैंक वन लोगों को देखते हैं ना, मेनी टाइम्स हम एक्सट्रीमली फोकस्ड पीपल जिनके साथ हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं, ये इंप्रेशन मेरा तो थोड़ा चेंज हो गया आपके साथ बात करने के साथ कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं। बिकॉज जब मैंने शैलेश को थोड़े दिन बोला भाई सर मैं आज पार्टी कर रहा हूँ, देखो यार life is about life is not just about academics, it's also about spending time with family, friends and enjoying. I mean that is my philosophy. I think I'm glad that Shailesh का philosophy भी इसमें sync हो रहा है. Yes sir, definitely sir. मैं भी सर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को पूरा. मैं जब दिल्ली में था तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, तो उसके साथ रहता था, पार्टी भी करते थे हम. तो पूरा एक साल कैसे बीत गया पता नहीं चला, और कैसे प्रिपरेशन किया वो पता नहीं चला. तो फ्रेंड्स के साथ रहने का यही फायदा है कि आप उसके साथ रहेंगे तो प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलता है, और साथ में थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है. जरूर भाई, इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है. क्योंकि है ना, हर एक की जो प्रिपरेशन जो करते हैं तो हर एक की लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आते हैं. क्योंकि ये फेज ऐसा होता है कि जब तुम बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, फैमिलीज भी होते हैं, किसी किसी के बच्चे होते हैं, तो कमाना भी पड़ता है और सब चीज में भी ध्यान लगाना पड़ता है. और जब सिंपली तुम सब छोड़ के जब बैठ के पढ़ रहे हो तब कंसंट्रेशन भी करना पड़ता है. कंपटीशन भी इतना थोड़ा टफ है कि तुमको सोलली इसका प्रिपरेशन करना रहता है. तो एक फ्रेंड्स का सपोर्ट भी जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट भी जरूरी है, अगर आपके स्पाउस है तो स्पाउस का सपोर्ट भी जरूरी है इतना. तो सब चीजें मैटर करती है, तभी आदमी सक्सेस हो पाता है. अकेला आदमी सक्सेस नहीं हो पाता है सर. जरूर तो जरूर. ये सब चीजों का रहना जरूरी है. शैलेश, एनीवन स्पेसिफिक जिसको आप थैंक करना चाहते हैं इस पूरे रैंक के लिए? मैं स्पेसिफिकली जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है पूरे साल में, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, उनको तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा ही. लेकिन स्पेशली थैंक्स उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स जिन्होंने जान गंवाई थी, जो सेकंड वेव में जो इंडिया को बाहर लाने के लिए जिन जिन लोगों ने जान गंवाई थी, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, कि जिनकी वजह से आज हम पूरे देश जो है वो आगे बढ़ सका. तो उन लोगों को मैं ज्यादा मेरा जो रैंक डेडिकेट करना चाहूंगा. I mean, I can't actually. In fact, I'm very emotional right now because I mean, I'm actually shed because एक्चुअली सर this kind of ऐसा रिप्लाई मेरे को मैंने भी ना पिछले ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से हम भी एस्पिरेंट्स को रैंक 1 रैंक 2 दिला रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा आंसर किसी ने नहीं दिया. I mean, hats off to you. मैं सर एक्चुअली सेकंड वेव के ड्यूरिंग दिल्ली में ही था, तो मैंने देखा था कि कैसी कंडीशन थी, कैसे डॉक्टर्स 24 आवर्स 48 आवर्स तक ड्यूटी करते थे, घर पे नहीं आते थे. मेरे भी फ्रेंड्स थे बहुत सारे जो ड्यूटी करते थे वहाँ पे, आईसीयू में ड्यूटी लगी हुई थी. लेकिन वो एक जो फेज था, वो इंडिया को इस फेज में से बाहर निकालना बहुत जरूरी था. तो उसमें हमारे जो डॉक्टर, हमारे भाई थे, उन लोगों ने बहुत सारी, हम तो बैठ के पढ़ रहे थे, हम इतना एफर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन उन लोगों ने, हम सारे सर्जन्स तो हम तो रिलेटिवली इंसुलेटेड थे इस पूरे क्राइसिस से. और वो सूट, वो जो स्पेस सूट जैसे पहन के 12 घंटे ड्यूटी करना डिहाइड्रेशन के साथ, और उसके बाद अपने फैमिली को आके देखना, और या फैमिली के बिना देखे मदर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम द यंग किड्स फॉर 7-8 दिन कंटिन्यूअसली. भाई आई मीन it was terrible. It was terrible. And जिन्होंने दिल्ली और certain centers में देखा था, people have seen 29-year-olds dying because there was no oxygen. yes, And yes. मेरी एक ही प्रेयर है कि ऐसा सिचुएशन इस देश में कभी नहीं आए इसके बाद. और दूसरा, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ अपने जो स्वातंत्र सेनानी है, जो भगत सिंह, और सब मैं उसकी स्टोरी देखता रहता हूँ, उसके सब मोटिवेट होता रहता हूँ. जो भगत सिंह का स्टोरी मैंने पूरा देखा, जब मैं फ्री होता हूँ तब इन सबसे इंस्पिरेशन लेता हूँ. तो जो हमारे जो सैनिक है, जो देश की रक्षा करते हैं, उन लोगों को भी मैं थोड़ा मैं अपना पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ. और मैं एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूंगा कि कल लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था. उस दिन पूरा देश ने एक स्वरों की सरस्वती जी के नाम से जाने जाते थे, भारत रत्न थे, उसको घुमाया है. तो वो 1960 में उसके बारे में पढ़ रहा था. तो 1961 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे.
बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, एकदम पूरा देश एक तरह से मान लो कि हताशा में चला गया था, और पूरा देश में ऐसा माहौल हो गया था कि अब क्या करेंगे क्या करेंगे। तब जस्ट उसके 2 साल के बाद पूरे स्टेडियम में जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम पे लता जी ने ये सॉन्ग गाया था, ए मेरे वतन के लोग जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और उस सॉन्ग के बाद पूरा चेंज हो गया था, पूरे देश में एक ऊर्जा का माहौल बन गया था, और एक सॉन्ग ने वो पूरा इंडिया का वे बदल दिया था, और वहां से पूरी सैनिक में हमारे जवान में ऊर्जा आ गई थी। तो वो चीज भी मेरे को बहुत हृदय को छू गई कि जब कल लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये ना जो जो हम सर्च टेस्ट, यूरोलॉजी रैंक्स, हमारे जो अचीवमेंट्स, ये सब ना ये सब इनसिग्निफिकेंट बन जाते हैं, क्योंकि ना अल्टीमेटली ये सब पॉसिबल है क्योंकि बॉर्डर्स में एक सैनिक हमारी रक्षा कर रहा है। अगर वो बंदा नहीं है ना, तो ये सब तो कुछ कहाँ है। और ये ऐसा देश हो गया कि हम ये सब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। डॉक्टर हो तो करेगा, काम करेगा, उसका रिस्क है तो वो मरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज वेरी इमोशनल बिकॉज़ हम सब we all lost relatives, family, friends. I was just talking to a neighbor जो मेरे पिताजी यहाँ के डॉक्टर है, उनका क्लिनिक नेबर है। वो नेबर मेरा एज था, और I saw his father, उससे बात कर रहा था। My neighbor died at the age of 30 due to COVID, and it's shocking. It is shocking. जब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो I was just remembering this conversation. So many sons have lost their fathers, but उससे भी बुरा है fathers losing their sons, and that has also happened during this COVID wave. That is happening daily in our borders. So ये सब बहुत अफसोस की बात है, but that's how life is. But at least we should remember them at least few times a year, at least in our minds. Definitely. और सर मेरे हिसाब से तो जो नेशन बिल्डर्स है, जो मतलब जो देश की रक्षा करते हैं, जो सैनिक है, वो एक नेशन बिल्डर्स है। वो मेरे जो पिता है वो फार्मर है, तो जो फार्मर है जो खुद भूखा रह के भी दूसरों का पेट भरता है, वो एक नेशन बिल्डर है। जो ट्रैफिक पुलिस है, इतनी धूप में खड़ा रह के जो ट्रैफिक को सॉल्यूशन करता है, वो भी एक नेशन बिल्डर है। क्लार्क है जो फाइलों के साथ रात को भी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको इम्प्लीमेंट करता है छोटे से गांव में, वो भी एक नेशन बिल्डर है। तो ये सब लोगों की वजह से पूरा देश चल रहा है। हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, ये सब चीजें जो जिसका फेडरल स्ट्रक्चर बना, उससे छोटे से छोटे आदमी को एक नया होप मिलता है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब हमारी जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही जरूरी है सर, अगर छोटे से छोटे आदमी को आगे आना है तो ये सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है देश को आगे लाने में। और ये सब लोग नए आइडिया, अगर जो ड्रेनेज क्लियर करने वाला उसने 3 दिन लीव ले लिया ना, तो पूरा शहर में इतना गंदगी हो जाता है। तो जैसे मेरा एक ही विचार है भाई, ये है ना कि हम सर्जन्स, आप देखते हैं, हम सर्जन्स को डेली बेसिस में देखते हैं, और मोस्ट सर्जन्स वी सी आर एरोगेंट। बट मेरे को ये चीज समझ में ही नहीं आता जब हम डेली वी सी सफरिंग, daily we see malignancy. As a pediatric surgery resident, I see kids dying of neuroblastoma. और ऐसे malignancies, ऐसे situations, trauma, sudden trauma, you're walking on the road, suddenly a truck hits you from behind. ऐसा situation किसी को भी कभी भी आ सकता है। Yes sir, definitely. इतना suffering देख के I fail to understand how surgeons can be arrogant. We should be the most humble people, क्योंकि we realize that suffering can strike any time. Yes sir. But still, I find that surgeons are ultimately some of the most arrogant people, and I think my personal opinion है कि जैसे when people like you are entering and becoming teachers in the field, we inspire people to become good, क्योंकि हम अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। जब हमारे टीचर्स को ऐसा एटीट्यूड बनता है ना, और तब डेफिनेटली पूरा जनरेशन सुधरेगा। और डोंट मिस्टेक मी, मेरा ये ओपिनियन है कि आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनी एल्डर्स और एनीवन, बट मेरा विचार है कि ये जो जनरेशन है ना, ये हमारे प्रीवियस जनरेशन से बहुत कंसिडरेट है।
Yes, और sir, और और और, और बहुत व्हाट यू कॉल डायनेमिक है सर हम लोग। डायनेमिक है, और यार अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन मैन्स सफरिंग. Yes, sir, definitely. I find today's surgery PGs better. I won't say better surgeons, but I will say better human beings than today's professors. Yes, sir, definitely, sir, definitely. और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो एमसीएच में जा रहे हैं, जो जो पीजी में जा रहे हैं, कि जितना हो सके आपके पेशेंट की हेल्प कीजिए, उसके साथ हम्बल रहिए, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन होता है सरकारी अस्पताल में आने का, क्योंकि पैसे नहीं होते उन लोगों के पास, कुछ मजबूरियां रही होगी उन लोगों की भी, तभी वो लोग आते हैं जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो उनके साथ जितना हेल्प कीजिए, जितना बन सके उतना, आपके हाथ में जो है, जो रिसोर्सेस है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए और मैक्सिमम उसको रिजल्ट दीजिए। वो जो आपके हाथ में है वो सब आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में नहीं है उसको तो कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं उतना मैक्सिमम एफर्ट से कीजिए। True, ये सब true, चीजें true. है ना, ये सब चीजें आपके लक को बनाती है। लक कोई ऐसा नहीं है फैक्टर है कि जो चिपक जाता है, ये सब चीजें आपके लक को बनाती है। ये सब धीरे धीरे ऐड होती है, उसके बाद में कैरेक्टर बनता है, उसके बाद में आप सक्सेसफुल आदमी बनते हैं। True. मैं Very true. Very true. मेरा फर्स्ट रैंक है तो मेरी मेहनत से हुआ है। मैंने भी कोई पेशेंट की हेल्प किया होगा, किसी न किसी का ब्लेसिंग्स लिया होगा, कोई रिक्शा वाला होगा जो मुझे एम्स के एग्जाम सेंटर में रखने गया होगा, जो मेरे को जल्दी पहुंचाया होगा, किसी ने मेरे लिए खाना बनाया होगा, वो सब मेरे लिए हेल्पफुल ही है। तो हमको सबके लिए अच्छा ही रहना है, उस किसी के ऊपर ज्यादा वो एरोगेंसी दिखानी नहीं है। चाहे कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो, हमको हम्बल ही रहना है। सब चीज मैं पहले से ही बोलता रहता हूँ, जो भी मिले, कि चाहे जितना भी हो जाए, जितना भी आपको वर्कलोड आ जाए, जितना भी प्रेशर आ जाए, अब हम्बल रहिए, कभी भी गुस्सा मत कीजिए अपने पेशेंट्स के ऊपर। तो वो चीज अपने इम्पोर्टेंट। अपने अपने पेशेंट्स, अपने juniors, very यस, easy to be friendly and nice to seniors, but very difficult to be friendly and nice. देखो juniors भी गलती करते हैं, यस सर, ऐसा नहीं कि कोई सब लोग भगवान है आसमान से कूद के आए. You can guide them, advise them, admonish them gently, but यस never get abusive, because ultimately ना उसका जो junior है या senior है, उसका कोई भी, you don't know what problems he has had to face at home, और जरूरी भी नहीं है कि उसको आपसे बताना है. यस तो सर, तो आई थिंक इट इज अच्छी प्रैक्टिस है कि आप सबसे यू आर नाइस टू ईच अदर. यस सर। सबके सबके सर्कमस्टांसिस अलग अलग होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो कोई दो बंदे सेम कंडीशन से नहीं आते, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो हमको सबको रिस्पेक्ट देना है सर, वही हमको सीखना है एमसीएच के दौरान और पीजी के दौरान। जो वही सब चीजें हमको लाइफ में सक्सेस बनाती है। ऐसा मैं ऐसा मान क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब जो सक्सेसफुल लोग हैं उसकी मैं फॉलो करता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ वो लोग कैसे करते हैं। तो उन लोगों की जीवनी देख के मुझे ये सब चीजें समझ आती है कि ऐसे होके ही सक्सेसफुल। और उसी का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको फिर यही रास्ते से चलना होगा, हार्डवर्क करना होगा, आपको कैरेक्टर अपना अच्छा बनाना होगा। ये सब चीजें हैं जो ही सक्सेस दिलाती है, जो लॉन्ग और टर्म के लिए। मेरा विचार है कि यार ये सब ना अपने आप आता नहीं है. यस सर, मेरा मेरा पूरा क्रेडिट आपके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि यार आपके सर्जन सर्जन तो कोई भी बन सकता है, एग्जाम पास करो, रैंक भी कोई भी आ सकता है, बट अच्छे आदमी तो बहुत कम है. ये not offending anyone, but even among surgeons, even among aspirants, I don't see people like you. Honestly, Amira, I only wish I had actually been much closer to you at an earlier stage also, because we have not even started speaking about the subject, and it feels like a normal conversation. Shailesh, I must ask about your preparation. तो आपने सर्च टेस्ट रिसोर्स को कैसे यूज किया था? यस सर। तो मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म के एमसीक्यू बैंक थे, और आपका भी एमसीक्यू बैंक था। तो मैं जब भी कोई टॉपिक सोल्व करता था कैम्बेल में से, तुरंत ही उसका एमसीक्यू बैंक सोल्व कर लेता था मैं। और जो चीज आपके एमसीक्यू में ज्यादा हाईलाइट, मतलब जो दिया है, उसको मैं कैम्बेल में हाईलाइट कर देता था। और कैम्बेल में जो मैं बुक्स ही पढ़ता था, मैं नोट्स थोड़ी कम रखता था, प्रीफर करता था, मैं बुक्स ही पढ़ता था। पहले से मैंने बुक्स ही पढ़ा है। तो मैं आपका एमसीक्यू से मैं वो बुक में नोट कर देता, स्टार बना देता, कोई भी मार्क बना देता था वहाँ पे। तो मल्टीपल टाइम्स मैंने वो किया था, क्वेश्चन बैंक पढ़ा था। और आपकी क्वेश्चन जो ऐप थी वो भी बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी, कोई दिक्कत नहीं आई हमको। तो वो भी बहुत अच्छी तरह से उसका हो जाता था, रिवीजन हो जाता था। तो 5-6 बार मैंने करीब जनरल सर्जरी का क्वेश्चन और यूरोलॉजी का क्वेश्चन में रिवाइज किया। और क्वेश्चन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, क्वेस्ट बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। और एरर का रेट शायद एक क्वेश्चन एरर होगा, वो भी एरर हो सकता है, मतलब मैं ऐसा नहीं, शायद
हमारी जो कैम्बेल की जो एडिशन थी वो 10th एडिशन में से जो दिया होगा, ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, एरर होगा शायद, ये जो अपडेट नहीं किया होगा, ऐसा एक दो क्वेश्चन ही हो गए। और यूरोलॉजी की बहुत सारी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक थी, वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने वो सोल्व किया था, उसमें मेरा एम्स में एक दो बार भी क्रैक हुआ। और मैं स्पेसिफिकली ये आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ सर कि आपने एक बार उसका क्लासेस लिया था विल्म्स ट्यूमर का, मुझे याद है पक्का, वो मैंने अटेंड किया था। और मुझे तो पता नहीं, उस टाइम पे आपने बोला था कि लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ क्रोमोसोम 1 and 16 इज अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर फॉर रिकरेंस। और मैं तो पढ़ने भी नहीं वाला था ये जो आपने क्रोमोसोम, तो मैं इससे डीप में तो पढ़ने ही नहीं वाला था, लेकिन वो सीधा क्वेश्चन एम्स में आया था उस टाइम की, जो अप्रैल का जो एम्स का जो पेपर था ना, उसमें एक सीधा क्वेश्चन आ गया था कि कौन से क्रोमोसोम लॉस से विम्स ट्यूमर में ये होता है। फिर वो मेरे को तुरंत लाइट हुआ था कि सर आपने, तो ये सब चीजें, ये पूरे साल की जो मेहनत है ना, जो जो आप अटेंड करते हो, फिर आपने कोविड का लेक्चर लिया था, कैसे हैंड वॉश करते हैं और कैसे प्रिपरेशन रहती है, कैसे ओटी का स्ट्रक्चर रहता है, वो भी मैंने अटेंड किया था। जो आपके जो ऑनलाइन जो आप जो लेक्चर लेते थे वो मैंने सब अटेंड किए थे। तो ये सब चीजें है ना, छोटी छोटी चीजों से मिलके ही एंड में आप कंप्लीट हो सकते हो। और टॉप आने के लिए आपको हर तरह से कंप्लीट होना पड़ेगा। आप कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं पे भी फ्रेम हो सकते हैं और वो क्वेश्चंस रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो आपको शुरू के, जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से लेके हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया देखते रहना है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स नए पढ़ते रहना है, ऐड करते रहना है। वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ही एंड में बड़ी होके फिर आपका जो डेटाबेस बनेगा, और वो डेटाबेस फिर कोई आपको बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना अपना डेटाबेस होगा। और वो जो चीज आपने किया है, और आपका वो भी था शायद वो कोट करके, उसमें भी मैं कोट क्वेश्चन बैंक जो क्विज थी ना सर, आप चला देते थे। कोट कोट में, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वो भी मैं बहुत पहले से था उसमें, उसमें भी क्वेश्चन जो आते थे, अज़ाइमथ एंगल वाला क्वेश्चन उसमें से ही आया था। मेरे को याद है, आपने लेप्रोस्कोपी का अज़ाइमथ एंगल का जो क्वेश्चन था वो डाला हुआ था, या तो वो क्वेश्चन हाँ। मेरे जनरल सर्जरी में आया था, तो वो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो वो सब चीजें हैं जो ये जो क्वेश्चन है ना, वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जो कहीं थियरी में लिखे नहीं होते, कहीं किसी ने पढ़े भी नहीं होते, लेकिन आपने कुछ इन लोगों से एक्स्ट्रा किया होता है, तो वो सीधा ही आपको अफेक्ट करता है। तो ये चीजें हमारा कैसे। हमारा यही था कि यार देखो, मेरा एक ही विचार था कि यार जो 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 आई टेल यू लाइक, हम हमारा क्वेश्चन का जो प्रिपरेशन था, वी वुड गो इनटू द बेस ऑफ द टॉपिक। और जैसे एम्स का क्वेश्चन बना रहे तो एम्स फैकल्टी के पब्लिकेशंस पेपर्स देखते थे, और उनका जो एक्सपर्टीज किस में है, एचओडी है तो एचओडी का इंटरेस्ट कोलेंजियोकार्सिनोमा में है, तो हम कोलेंजियोकार्सिनोमा में और थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे, कोई रीजन एडवांस पढ़ेंगे, उसमें एमसीक्यू में। पर्सनली हमारा ये था कि वी वर एबल टू प्रेडिक्ट। जैसे हमने स्टार्ट किया था, हम तो ऐसे गेम जैसे लेते थे, देखो भाई हमारे टीम के अंदर दो तीन लोग हैं कि भाई तू प्रेडिक्ट, तूने जो क्वेश्चन बनाया था वो अच्छा आएगा, कि हम मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वो आएगा। स्लोली वी वर एबल टू व्हाट यू कॉल, नॉट जस्ट, देखो टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही है, टेक्स्ट बुक तो तुम पढ़ोगे अच्छे स्टूडेंट्स तो, बट टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन से 80% क्वेश्चन जो, और 20% क्वेश्चन तो हमने, we actually went into the depth of the concept and then we felt अरे यार ऐसा अगर इकल्टी ने पढ़ लिया ना तो इससे तो जरूर क्वेश्चन बनाएगा। तो दैट्स हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चंस। एंड मेरे को बहुत खुशी होती है कि स्टूडेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा फीडबैक नहीं देते। और because I was personally involved in making many of these questions, along with Dr. Gopi, Dr. Dhirish, who made the urology question bank. तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि when small small details like these are noticed, जब हमने वो जो अजीमुथ एंगल का जो था वो इमेज हमने, जैसे इमेज यस हमने हमारे क्वेश्चन बैंक और काउट में डाला, वही इमेज आया था एग्जाम में भी, इफ आई रिमेम्बर राइट। वो आरके मिश्रा के एक पेपर से था। यस इट्स नॉट देयर इन एनी टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आई एम ग्लैड दैट आवर स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड अल्टीमेटली। तो व्हेनेवर जब भी हम सोचते हैं कि भाई ये सर्चेस चलाना बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि हमारा जो है प्लेटफॉर्म वो बहुत लो कॉस्ट है और अफोर्डेबल टू, बिकॉज मेरा विचार है कि देखो 30 साल में जब भाई प्रिपेयर करता है कोई, he or she is preparing not disregarding their income, ये जो नॉलेज शुड बी मेड एज एक्सेसिबल एज पॉसिबल। तो हमने हमारा प्रॉफिट्स का मोटिव बहुत कम रख लिया था। इनफैक्ट
हमने भी एक्सटेंडेड ऑल जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया था, एमसीक्यू बैंक वीडियो लेक्चर्स वगैरह था। तो जब ऐसे फीडबैक आता है ना, जब भी हम सोचते हैं, मेरे को तो बहुत एमसीएच करते हैं, फैमिली का प्रेशर जो बनता है यार करना है कि नहीं, बंद कर दें क्या, कंपटीशन ज्यादा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जब ऐसा लगता है ना, तो तब जैसे आप जैसे लोग जब फीडबैक देते हैं ऐसे कि नो, तो हमें बहुत तो हमारे लिए भी ये स्ट्रेच है, बड़ी सैक्रिफाइस है इसको इसको मेंटेन करना, इसको ऐसे क्वालिटी में मेंटेन करना, जैसे मैरो प्रेपरेटर बड़ी लोग जैसे करते हैं, तो इसी क्वालिटी में मेंटेन करना हमारे लिए भी मुश्किल है। जब आप लोग फीडबैक देते हैं ना, तो हमें बहुत समझ लगता है यार, चलो एक बंदा बेनिफिट हो गया ना, तो हमें लगता है कि जब रैंक 1 मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि दिस विक्ट्री फील्स पर्सनल। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली लाइक नोटिसिंग दी स्मॉल डिटेल्स। तो शैलेश, आप एक चीज बताइए, व्हाई यूरोलॉजी? सर यूरोलॉजी, मुझे एमएस जनरल सर्जरी में मेरा कुछ स्पेसिफिक वो ब्रांच था नहीं, लेकिन मैंने एक साल वहां से, जब एक्चुअली मैं फेल हुआ था सर्जरी में, जनरल सर्जरी के एग्जामिनेशन में फाइनल ईयर में, तो मैंने रिपीट दूसरी बार दिया था एग्जाम, और उसके बाद मैंने एक साल मेरा जो टाउन है यहाँ पे जॉब किया था। तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरे लिए कौन सी ब्रांच अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली काम करता था। तो वहाँ मैंने चूज किया कि यूरोलॉजी मेरे लिए सबसे अच्छी ब्रांच रहेगी, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से यूरोलॉजी शूट्स मी। तो फिर उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया, और 2020 के नीट एसएस के रिजल्ट्स के बाद मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे अच्छी इंस्टीट्यूट से करना था। मेरा पहला ही गोल था कि मैं अच्छी इंस्टीट्यूट से ही करूँ यूरोलॉजी का जो करना है। तो उसके लिए मैंने एग्जाम के लिए मैंने छोड़ दिया जॉब, और मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली मेरा एक फ्रेंड था जितेंद्र तोरवानी करके, उसके साथ वो भी गैस्ट्रो सर्जरी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन चालू कर दी है। तो मेरा जो फ्रेंड था उसके साथ हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अच्छा वे में प्रिपरेशन जा रहा था। तो वहां से मैंने एम्स का, जो पहली एम्स हुई थी अप्रैल में, उसको मैंने क्रैक किया था। उसके बाद दूसरी बार INI एसएस में मैंने 20 था मेरा कॉमन मेरिट रैंक, लेकिन दोनों बार इंटरव्यू में मैं नहीं हुआ सिलेक्ट, क्योंकि मेरा थोड़ा एकेडमिक वो थोड़ा अच्छा नहीं था, उतना पेपर्स और वो सब उतना अच्छा नहीं था, तो वो सब चाहिए होता है एम्स के लिए। तो वो चीज रही, और उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट तो था ही, जब वो होता है ना कि वो नीरज चोपड़ा ने वो जो थ्रो डाला था, वो जो तो सेलिब्रेट, वो जो जेवलिन वो एयर में था ना, तभी वो सेलिब्रेट करने लगा था कि ये मेरा बेस्ट है। गोल्ड मेडल है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन उसको ये पता चल गया था कि ये मेरा बेस्ट है। तो वैसे ही जैसे मैंने एग्जाम दिया ना, तो मुझे अंदर से फील आ गया था कि मैं टॉप 20 में तो हुई ही हूँ, मेरे को अंदर से फील आ गया था, क्योंकि ये मेरा बेस्ट एफर्ट था, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता कुछ। मैं जो दिया, मैंने जितना मेहनत किया, जितना MCQ सोल्व किया, जितना एक 14-15 महीने से मैंने पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि बस ये जो है ये मेरा बेस्ट है, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, 1 इंच भी ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो वो चीज, अगर आपका जो बेस्ट होता है वो टॉप ही होता है, दूसरों के हिसाब से टॉप ही होता है, उनसे मुझे ऐसा लग रहा है सर। तो शैलेश इज द नीरज चोपड़ा ऑफ यूरोलॉजी। नहीं यार, नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली उससे मोटिवेट होता हूँ, जब उसने वो जो इंडिया ने, मतलब इंडिया में कोई गोल्ड मेडल लाया नहीं था ओलंपिक में, लेकिन वो उसने करके दिखाया, तो उसकी स्टोरी भी इंस्पायरिंग थी, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन लेता हूँ सर मैं। अपने जो ओलंपिक में जो जीत के आए थे सब, इस बार तो सबसे ज्यादा मेडल हम लाए इंडिया में, ओलंपिक पैरा ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा मेडल लाए। तो भी वो हॉकी, इंडियन वुमेन्स हॉकी की भी इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग स्टोरी थी। उसकी जो कैप्टन थी, उसकी जो स्टोरी का जो घूम रहा था, वो जो न्यूज़पेपर में आई थी, वो सब उसकी जो कैसे जर्नी, उसने कैसे हॉकी टीम की कैप्टन बनी थी फीमेल, वो मैंने पूरा मैच देखा था इंडियन फीमेल हॉकी टीम का। मेन हॉकी टीम भी बहुत सालों बाद, आई थिंक 34 इयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल लाई थी। मिल गया, तो हाँ। इस बार इंडिया ने बहुत अचीव किया है, और बहुत सर हमने घुमाया भी है हमारा, जो और बहुत आपने भी बहुत अचीव किया है। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। शैलेश, एक्चुअली मैंने ये इंटरव्यू मैंने आपसे बताया था 15 मिनट्स होगा। दिस इज एक्चुअली क्रॉस लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे को टाइम चलता ही नहीं दिखा था, पता ही नहीं चला था। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि बाय फार दिस इज द मोस्ट मेमोरेबल इंटरेक्शन विद एन एस्पिरेंट आई हैव एवर हैड। ऐसा इंटरव्यू तो ऐसे हुआ ही नहीं। अंकुर विद रिकॉर्डिंग द वीडियो विल आल्सो टेल मी, बिकॉज उसने सारे इंटरव्यू मेरे साथ रिकॉर्ड भी किया है, कि ऐसा ऐसा इंटरेक्शन कभी नहीं था। एंड आई डोंट नो, you have thanked us enough, but I really thank you for being here with us today. Thank you, Shailesh. I wish you, on the behalf of the whole Searchtest team, I thank you. I thank your parents.
I thank the whole society which has molded you. I thank your seniors who have helped you become a surgeon, and many best wishes for your future. Because to me, if the society has to be good, good people should succeed. अच्छे लोगों को सफलता प्राप्त करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच शैलेश. और मैं भी सर आपको और आपके जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स है उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ सर. आप भी हमारे जैसे स्टूडेंट की हेल्प करते रहिए ताकि हम भी दूसरों की हेल्प करें आगे जाके, तो ये चेन पूरा चलता रहे सर. डेफिनेटली लेट्स पास ऑन द गुडनेस. एक साइकिल बनता रहेगा और जब तभी तो पूरा दुनिया अच्छा बनेगा, पूरा संसार के लिए बेनिफिट है. थैंक यू सो मच शैलेश. थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.